दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज का बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है, बहुत ही रसप्रद है, रोचक है। एक ऐसी जानकारी हम आप तक ला रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं है। और मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको मान लीजिए। हमारे जो दर्शक अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारी मतलब हमारी आपकी दोनों की, हमारी मतलब हमारी अकेले की नहीं, तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ये आपसे विनती है। और अब बातचीत शुरू करते हैं। आज के पहले मुद्दे पर जो है भूमिका बता दूं मैं आपको आज के मुद्दे की। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हम सब देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब और भागवत साहब के बीच में जो एक बिल्कुल खाई खड़ी हो गई है, एक दीवार खड़ी हो गई है, कहें बहुत एक दूरी बन गई है। एक कार्यक्रम होता है जहां मोदी साहब और होश बोले होते हैं, दूसरे कार्यक्रम में भागवत होते हैं जहां मोदी का जिक्र नहीं, उधर भागवत का जिक्र नहीं। ये कोई नई बात नहीं है, हम गुजरात में रहते हुए इस चीज को एक बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं। संघ और मोदी के बीच का ये एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल, इसकी शुरुआत कहां से हुई गुजरात में, कैसे हुई और कैसे वो एक जो एक दूसरे को खो देने वाली बात जो है वो आगे चलती रही, और कैसे मोदी ने एक तरह से बहुत ही मतलब अपने बहुत अर्ली डेज में कैसे संघ को अपने हिसाब से खोखला करना शुरू किया और संघ को कैसे करप्ट करना शुरू किया से लेके किस तरह से कब्जा जमाना शुरू किया। गुजरात में इसकी कथा शुरू होती है और ये पूरी कहानी आज हम सुनेंगे हमारे वरिष्ठ साथी दिलीप पटेल साहब से। दिलीप भाई ने बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपको इसमें रुचि हो तो आप बिल्कुल एंड तक इस कार्यक्रम को देखिएगा। मैं दिलीप भाई को जोड़ रहा हूं। दिलीप भाई बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है सर ये, मतलब जैसे कि आपने दर्शकों को बता दें कि दिलीप भाई हमारे जो गुजराती चैनल है जो द गुजरात रिपोर्ट करके है ना, जो आपको भी इस तरफ लोगो दिख रहा है, तो वो जो है उसमें तो नियमित रूप से एक दिन में एक उनका सुबह का वीडियो होता है काल चक्र के नाम से, गुजराती भाषा में होता है। और काल चक्र में दिलीप भाई वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो, जैसे मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी हैं जो मैं भी भूल गया था और याद नहीं था, और बाकी तो बहुत सारी नई नई जानकारियां होती हैं मोदी साहब के वादों और कारनामों को लेकर। तो इसमें इसी सिलसिले में इसी कड़ी में उन्होंने एक कार्यक्रम गुजराती में किया था। हमने कहा इसको हिंदी में कर लेते। तो दिलीप भाई, संघ और मोदी साहब ये कभी एक तो थे नहीं, लेकिन मोदी साहब ने शुरुआत में संघ समर्पित होने का बहुत अद्भुत उन्होंने जो है वो ड्रामा किया, और उसके झांसे में बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी भी संघ के आए, और कैसे फिर एक संस्था बनी। उस संस्था पर पहले जो है वो भरोसा किया गया कि नरेंद्र मोदी साहब इस संस्था को संभालेंगे, और उस संस्था का उपयोग करके मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर जो है पैराशूट लेके कैसे उतर के बैठ गए, ये कहानी पूरी सुनाइए सर। मयूर जी, आपका धन्यवाद कि आज हम पूरे देश के सामने ये जो नरेंद्र मोदी और संघ का जो सच है तो वो आज हम बताएंगे। संघ के लोगों ने ही बताया था उसी समय और आज भी बता रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नरेंद्र मोदी संघ में कब आए, पहला सवाल ये होता है। वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, मगर जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद बस स्टेशन जो है, बस स्टेशन, हाँ जीएसटी जी इनको बोलते हैं, तो वहां पे इनके अंकल की एक कैंटीन थी, तो इसमें काम करते थे। तो वहां पे एक संघ के कार्यकर्ता थे अंबालाल कोष्टी, वो जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये अच्छी तरह से वो अपना मुद्दा रख सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे जनसंघ में, हमारे खाड़िया में, मैं वहां पे ऑफिस बेरर हूँ, तो आप आइए। तो वहां पे नरेंद्र मोदी गए खाड़िया में, और जनसंघ के उन्होंने जो काम थी वो सब बताया। तो बाद में एक अंबालाल कोष्टी ने
तय किया कि नहीं, हम इनको, वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया वहां पे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया कि नहीं, ये मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको बनाओ। तो वहां से उनका एक कैरियर शुरू हुआ। तो बाद में यहाँ वहां पे नजदीक मणिनगर काकरिया में संघ का कार्यालय है, तो वहां पे वो रहने के लिए चले गए नरेंद्र मोदी। तो उनकी संघ की यात्रा जो है यहाँ से शुरू होती है, एक्चुअल में यहाँ से शुरू होती है। तो संघ में लाने वाले थे, जिन्होंने लाए थे, वो अंबालाल कोष्टी, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अच्छी तरह से वो काम भी करते हैं। तो उसी समय से शुरू हुआ। बाद में नरेंद्र मोदी को सेक्रेटरी बनाया गया गुजरात के, और इनके बाद उनको प्रमोशन देके जनरल सेक्रेटरी भी बनाएंगे। मगर पहली बार क्या हुआ कि जब 1986 में नरेंद्र मोदी यहाँ के सेक्रेटरी बने संघ की ओर से, संगठन सेक्रेटरी, तो उनको पहली बार काम सौंपा गया अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और जगह पे भी काम करते थे, मगर वहां जिम्मेदारी उनको सौंपी गई अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे आई थी, तो उनको वहां जिम्मेदारी दी। तो वहां के जो काउंसिलर थे वो नरेंद्र मोदी की उनकी जो काम करने की ढंग थे उनके खुश नहीं थे, तो सभी ने इनका अपोज किया। तो पार्टी ने तय किया कि हम वहां से हटा लेंगे, तो नरेंद्र मोदी को वहां से हटा लिया गया और काम उनको दिया गया। तब तन्मय मेहता, जो अभी भी पीएमओ में है, वो उसी समय से वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें वहां पे हुई, तो बाद में तो जनरल सेक्रेटरी बने, पूरी पार्टी का कमांड ले लिया। इनके बाद केशुभाई सीएम बने। इनसे पहले नरेंद्र मोदी ने काफी अच्छा काम किया गुजरात में, काफी अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मजबूत करने का काम जो कई लीडर्स ने जो किया, इसमें नरेंद्र मोदी का भी काम अच्छा था, खास करके इनका ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। तो वहां से ये पूरी यात्रा शुरू होती है, उनको सौंपा गया काम। इनके बाद क्या हुआ कि सीएम बने केशुभाई पटेल, तो वो भी सुपर सीएम बनने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां साधना मैगजीन जो है वो संघ का है, तो गुजराती में वो निकलता है। तो इसमें इनका क्रिटिसाइज किया गया कि ये सुपर सीएम है, नरेंद्र मोदी सुपर सीएम है, ऐसा साधना में लिखा गया। बचूभाई ठाकर तब एडिटर थे उनका, तो बचूभाई ठाकर को निकाल दिया गया। तो यहां से नरेंद्र मोदी ने शुरू किया कि जो मेरे रास्ते में आएगा वो खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जब नए पार्टी में आए तब उनको वापस संघ में भेजा गया था एक बार, और एक बार काशीराम राणा जब पार्टी प्रेसिडेंट थे तब उनको पद से हटाया गया था, ये भी है। तो ये पहला, और दर्शकों को बता दें, बचूभाई ठाकर का आपने जब नाम लिया है तो हमारे दर्शक उनके सुपुत्र से भली भांति परिचित है, राजेश ठाकर जी, जो हमारे साथ कई बार बातचीत और हमारे साथ जो है वो एज ए गेस्ट बतौर मेहमान होते हैं, और आप सब उनको सुनना पसंद करते हैं। राजेश ठाकर जी के जो पिताजी थे बचूभाई ठाकर, वो साधना, मेरे ख्याल से शायद वो अंत तक वही रहे, जब तक रहे तब तक वही रहे। फिर जब उनका देहांत हुआ उसके बाद फिर शायद किसी और को दिया, बाद में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर पहला एक्शन उन्होंने वो लिया जी। तो ये यहाँ से शुरू हुआ पूरा मामला। तो बाद में क्या हुआ कि केशुभाई पटेल की जो गवर्नमेंट बनी, तो ये उनके सामने, नरेंद्र मोदी के सामने काफी सारा लोगों का रोष भी था। तो इसमें उनको बाद में केशुभाई पटेल के सामने शंकर सिंह बघेला ने उनके सामने कि नहीं, मैं सीएम बनूंगा, और पूरा तितर बितर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ। वाजपेयी आए, अडवाणी आए, काफी सारे नेशनल लीडर्स भी आए। तो इसमें एक रास्ता निकाला गया कि केशुभाई को हटा के हम दूसरे को सीएम बनाएंगे। तो इसमें ये सभी लीडर्स ने बताया कि हाँ, ये आप कर सकते हैं, मगर नरेंद्र मोदी गुजरात में हमको नहीं चाहिए, तो उनको जहां भी आपको भेजना है वहां पे भेज दिए। तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया, और इनके 3 स्टेट में भी इंचार्ज बनाएंगे नेशनल सेक्रेटरी। हरियाणा, पंजाब, आई थिंक हरियाणा और हिमाचल था शायद। यस, हाँ। तो उनको ये पसंद नहीं आया नरेंद्र मोदी को, क्योंकि सभी बीजेपी के जो लीडर्स थे गुजरात के, यहाँ टॉप लीडर्स, वो इनके खिलाफ थे। तो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने लगा कि नहीं, ये मेरा तो पॉलिटिकल वध हो रहा है, पॉलिटिकल में खत्म हो जाऊंगा। तो बाद में क्या हुआ, दिल्ली बैठ के जो उनको जो करना था वो कर रहे थे
यहाँ के जो नाराज केशुभाई के या इनके सुरेश मेहता के खिलाफ जो लोग थे उनको वहां बुलाते थे और जो टॉप लीडर्स थे उनके साथ मुलाकात करवाते थे। सर क्या होता था पता है, मैं थोड़ा इसमें जोड़ दूं। हाँ। दिलीप संघानी उस समय सांसद मेरे ख्याल से बन चुके थे। दिलीप संघानी का सांसद का आवास था दिल्ली में, और हाँ। ये उस समय दिलीप संघानी के घर पर ही रहते थे नरेंद्र भाई। हाँ। और आप जो कह रहे हैं ना कि वो केशुभाई 98 के बाद जो केशुभाई फिर से बने और उस सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए केशुभाई को, वो सब षड्यंत्र को दिलीप संघानी साहब के घर पे बैठ के मोदी साहब जो है वो मीटिंग वगैरह गुजरात से लोगों को बुला के करवाया करते थे। और उतना ही नहीं, वो अडवाणी साहब के पास लगातार कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात करवाते थे जो ये कहें कि केशुभाई के शासन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये सब भी उस समय हो रहा था। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी तो वो गुजरात आते जाते थे, मगर गुजरात में जब आते थे तब संस्कार धाम करके अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल के आगे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही, अहमदाबाद से करीबन 12-13 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ जो ये संस्कार धाम है वो पूरा का पूरा पहले से ही नरेंद्र मोदी वो संभाल रहे थे जब से वो गुजरात में। हाँ, तो मैं दर्शकों को बता दूं, अब जो दिलीप भाई कहने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वो कहानी शुरू होती है। संस्कार धाम नाम की एक संस्था है जो बेसिकली तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये शिक्षा संस्था है। पर वो संस्था का उपयोग कैसे हुआ और संघ और मोदी के बीच जो खेल शुरू हुआ, उसकी पूरी जो मतलब कहे ना कि वो जमीन वो संस्कार धाम की जमीन है। तो ये अब आगे जो कह रहे हैं दिलीप भाई, उसको गौर से सुनिएगा। जी हाँ, तो ये जो संस्कार धाम है वो संघ ने खड़ा किया था। जो प्रकल्प अलग अलग संघ में प्रकल्प होते हैं, तो ये प्रकल्प में एक प्रकल्प भी था कि वहां पे एक ऐसी स्कूल बनाई जाए कि जो संघ की विचारधारा से लोगों को एजुकेट किया जाए। तो वहां शुरू की ये जो संघ संस्कार धाम जो है वो 1984 में गुजरात में काफी सारा अकाल पड़ा था। तो उसी समय अहमदाबाद के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उन्होंने जमीन दी कि आप यहाँ से घास लेके फोडर जो है वो लेके जो जहाँ पे अकाल पड़ा है वहां पे वो आप ले जा सकते हैं। तो संघ को ये जमीन दी गई उन्होंने। तो बाद में अकाल खत्म हो गया। अकाल खत्म होने के बाद ये जो लैंड थी वो संघ ने इनके पास से कहा कि हम यहाँ एक स्कूल बनाना चाहते हैं, अगर आप ये जमीन हमको दे तो वो एग्री हो गई और वहां दी गई और करीबन 85-86 में वहां स्कूल बनाने का तय किया। तो पहले से ही उनको जिम्मेदारी दी गई नरेंद्र मोदी को कि आप ये संस्कार धाम प्रकल्प जो हमारा है वो आप संभालेंगे। और मधु कुलकर्णी जो है उन्होंने मोदी को बोला कि नहीं ये आप संभालो। और वकील साहब करके यहाँ के आरएसएस के जाने माने लीडर्स उसी समय थे, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और नरेंद्र मोदी के गुरु भी है वकील साहब। तो यहाँ उन्होंने ये काम शुरू किया, संस्कार धाम बनाया। अहमदाबाद से जो आरएसएस के लोग थे वो साइकिल लेके वहां पे कार सेवा करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल का बिल्डिंग बनाने के लिए जाते थे। तो ये जो संस्कार धाम है, इसीलिए हम इनकी मैं डिटेल में बात कर रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल सेंटर बन गया था। कब? जब उन्होंने गुजरात से बाहर भेजा गया तब। तो वो दिल्ली से यहाँ पे आते थे, संस्कार धाम में रहते थे और जो भी जिनको भी मिलना था वो संस्कार धाम में उनको बुलाते थे और वहाँ स्ट्रेटेजी बनाते थे। तो इस तरह का, तो इसमें उन्होंने देखा कि गुजरात में मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने संघ के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, ऐसे करीबन 72-76 जितने जो कार्यकर्ता थे जो अबव 60 हो चुके थे, इनकी एज जो है 60 से, तो उनको वहां पे बोला कि भाई हम ये सभी का सम्मान करेंगे। तो संघ में इनका ओपोज हुआ कि नहीं, ये तो हमारे संघ में नहीं होता है, किसी का हम सम्मान नहीं कर सकते हैं कि आप जो 60-70 एज के स्वयंसेवक जो है उनको वहां पे सम्मान करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। कई लोगों ने इनका ओपोज भी किया। तो उसी समय ये कार्यक्रम जो होने वाला था वो मनमोहन वैद्य, हाँ मनमोहन वैद्य नहीं, मैं अभी मनमोहन
अभी संघ के सर संचालक है। अरे अरे, आप मोहन भागवत जी। मोहन भागवत, हाँ सॉरी, मोहन भागवत को उन्होंने इनवाइट किया था, वो आने वाले थे, मगर उनका फादर का देहांत हो गया था तो वो नहीं आ पाए। तो उसी समय से मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के साथ रहे, आज तक रहे। और अब तो हम देखते हैं कि किस तरह का दोनों का रिश्ता है। तो ये पूरा मामला उन्होंने संस्कार धाम में रह के केशुभाई सरकार को किस तरह से वो उन्होंने काफी सारा उनका संघ में अपोज हुआ। कई लोग इनके सामने थे, मधुभाई कुलकर्णी और डॉक्टर मनमोहन वैद्य जो प्रांत प्रचारक थे उसी समय, उन्होंने बाद में अपोज किया कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तो उसी समय ये मोदी आते थे तो हरेन पंड्या जो हमारे होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर, उस समय हरेन पंड्या केशुभाई की सरकार में गृह मंत्री थे। बिल्कुल, हाँ गृह मंत्री थे। तो वो भी नरेंद्र मोदी पे होच रखते थे कि वो क्या करते हैं, कौन को किस किस को मिलते हैं। तो आई भी इनके पीछे रहती थी। तो ये पूरा मामला जो हुआ, इनके बाद ये संघ को खत्म करना शुरू इसीलिए किया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उसी समय उन्होंने डिमांड, संघ के सामने डिमांड रखी कि मुझे गुजरात में वापस भेज दिए, मगर संघ तैयार नहीं हुआ क्योंकि सारी लीडरशिप इनके खिलाफ थी गुजरात में भेजने के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने काफी सारा प्रेशर किया संघ पर, संघ तैयार नहीं हुआ। तो इनके बाद ये जो सीनियर मोस्ट जो 60-70 इयर्स के थे, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया। ये करने का वजह ये था कि इन लोगों में उनका थोड़ा लोकप्रिय हो जाए और वो लोग डिमांड करें कि नहीं, नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस लिया जाए जी। इसी दौरान क्या हुआ कि अडवाणी आने वाले थे गुजरात में। तो उसी समय कालुपुर रेलवे स्टेशन जो है वहां पे करीबन 1000 कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पे गए और वहां अडवाणी के सामने ओपोज किया, नरेंद्र मोदी को वापस लाओ, नरेंद्र मोदी को वापस लाओ, ये स्लोगन शाउटिंग किए, वहां बैनर बताए गए, सब कुछ हुआ। तो बाद में शाम को टागोर हॉल में एक कार्यक्रम था अडवाणी का, वहां भी ऐसा हुआ कि हमारे हीरो नरेंद्र मोदी, आगे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, पीछे इनके कार्यकर्ता चल रहे हैं और स्लोगन शाउटिंग कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी में जो इनडिसिप्लिन शुरू हुआ तो यहां से हुआ, तो इनके लिए भी ये जिम्मेदार है बीजेपी में जो इनडिसिप्लिन जो हुआ। तो ये पूरा सारा मामला इस तरह से चलता रहा। बाद में केशुभाई चले गए और बाद में वापिस नरेंद्र मोदी आ गई। तो ये पूरा जो संघ का मामला है, संघ और नरेंद्र मोदी किस तरह के आमने सामने आए, तो इनका पूरा ये हिस्ट्री है। और हम जानते हैं कि बाद में वो सीएम के तौर से गुजरात में आए। हम देखेंगे कि जब गुजरात में वो आए थे, राजकोट में जो इलेक्ट हुए थे एमएलए की तौर से, तो ये उसी समय का ये वीडियो है। ये सीएम बने, केशुभाई को डिस्टर्ब किया, उनको सेंट्रल लीडरशिप है वहां पे ऐसा बताया कि वो भूकंप जो आया था, अर्थक्वेक कच्छ में आया था, इसमें काम करने के लिए वो फेलियर है, ऐसा पूरा का पूरा मामला सेंट्रल लीडरशिप के सामने पेश किया और उसमें वो सक्सेस भी रहे। बाद में बाई इलेक्शन हुए भारतीय जनता पार्टी साबरमती में, तो बाई इलेक्शन में केशुभाई हार गए। नगर पालिका और जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की जो इलेक्शन थी उसी समय जो था, उसमें भी काफी सारी लॉस हुआ बीजेपी को। तो पॉलिटिकली भी उनको मिल गया कि नहीं, पॉलिटिकली भी केशुभाई फेलियर है, वो उनको बताने में सक्सेस हुए और बाद में उनको भेजा गया गुजरात में। तो ये पूरा मामला है। और गुजरात में जब सीएम बने, इनके बाद उन्होंने शुरू किया कि जितने भी संघ के, तब तक उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को अपने साथ रखा, किसान संघ को भी अपने साथ रखा, बाकी सारी जो आरएसएस की जो इंस्टीट्यूट है 76 करीबन थी उसी समय, तो उनको भी साथ में रखा। मगर जब सीएम बने तब से उन्होंने किसान संघ को खत्म करना शुरू किया, वीएचपी को थोड़े समय अपने साथ में रखा, बाद में उनको धीमे धीमे खत्म करने के शुरू किया। और संघ के काफी सारे जो लीडर्स, जाने माने लीडर्स थे, उनको भी परेशान किया, उनको यहाँ गुजरात से बाहर भेजा गया और संघ जो उनको बताते थे वो नहीं करते थे। ये तो पूरा मामला है कि संघ और बीजेपी भारत और नरेंद्र मोदी के साथ कैसा रिश्ता था, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से खत्म होता है। अब नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है वो हम सारे अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पूरी बात थी। तो आप बताइए। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि
अडवाणी साहब की हमारे अहमदाबाद के टाउन हॉल में फिर वो सभा थी, और वो एक सबसे पहला अगर इनडिसिप्लिन का कहीं बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया हो विद इन बीजेपी, संघ और बीजेपी का जो एक गठजोड़ है उसमें, तो वो नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है सर, तो क्या इससे पहले ये वाजपेयी के साथ भी तो कर चुके थे, जब वो जब सुरेश मेहता को बनाना पड़ा था, और ये जब बीच बचाव में आए थे वाजपेयी और अडवाणी। और मुझे लगता है कि क्योंकि वाजपेयी का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा था शंकर सिंह वाघेला की ओर, ये उस समय सब परिचित है इस बात से। और अडवाणी साहब कितने ही मोदी साहब को क्यों न चाहते हो, लेकिन वाजपेयी की मतलब उनको उनकी अवहेलना करके वो मोदी साहब को कभी कुछ दे नहीं पाते। तो मुझे लगता है, शायद मुझे अगर ठीक से याद है, तो ये वाजपेयी साहब की सभा में भी इस तरह के नारे लगे थे, ऐसा कुछ हुआ था 1996 में शायद, मुझे याद है। ये अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम है, वो वाला नहीं, मोटेरा वाला नहीं, मगर सिटी में है, सिटी में जो है नवरंगपुरा में। तो वहां पे पब्लिक मीटिंग थी, तो इसमें वाजपेयी भी आए थे, और तब उसी समय सुरेश मेहता को सीएम बनाए गए थे। तो ये भी पसंद नहीं आया था नरेंद्र मोदी को और संघ के कई लोगों को, क्योंकि सुरेश मेहता संघ को नहीं मानते थे। वो तो सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहते थे, तो उनको सीएम तो बनाया गया। मगर तब उसी समय वाजपेयी के सामने स्लोगन रखे गए, वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि वाजपेयी की धोती 6 करोड़ में बिकी, ये स्लोगन था उनका। और वहां के दत्ता चिरंदास थे, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इनके पीछे कौन था आज तक वो नहीं आया। वो जो केस चल रहा था वो भी वापस ले लिया गया। मगर इनके ये पूरा जो प्लान बनाया गया था, इसमें 3 टीम बनाई गई थी। एक खाड़िया की थी, एक संस्कार धाम की थी, और एक पटेल वाली एक थी कि जो उनको दोषी ठहराया गया था। तो ये 3 टीम काम कर रही थी कि किस किस को मारना है, किस किस को टारगेट करना है। तो इसमें से एक आत्माराम पटेल जो थे महसाणा के सांसद जो थे, तो उनका पूरा नंगा कर दिया गया, उनकी धोती खींची गई। तब से वो धोती कांड बोला जाता है गुजरात में के पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो ये पूरा सराक वहां पे खेल हुआ, काफी सारे लोगों को मारा गया। मोस्ट ऑफ जो शंकर सिंह वाघेला के साथ जितने भी लोग थे उनको पीटा गया, मारा गया, ये सब कुछ हुआ गया। सब कुछ हुआ था उसी समय स्टेडियम में। जी, एक चीज हमारे दर्शकों के लिए मुझे आपसे पूछना है सर, एक ये भी तो शुरू किया था उस समय मोदी साहब ने, जब वो संघ में थे और बीजेपी के सेक्रेटरी बना दिए गए थे। लेकिन पता है, वो ये एक विवाद खड़ा किया गया था कि भाई गुजरात में संघ के उच्च पदाधिकारी जो हैं वो महाराष्ट्रियन हैं, मराठी हैं, और गुजरातियों को उतनी जो है तवज्जो नहीं मिल रही है। तो मराठी वर्सेस गुजराती संघ में शुरू करने वाले भी तो ये मोदी साहब भी तो थे। बात मुझे ठीक से याद है। ये आपका अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब वो बाहर थे तो तब यहाँ के कुछ अगर 2 गुट सामने आ जाए तो उनका रास्ता आसान हो सकता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि एक गुट बनाया गया गुजरातियों का गुट संघ में, दूसरा गुट जो बनाया गया मराठियों का गुट। तो वहां उन्होंने कैंपेन शुरू किया कि गुजरात में जितने भी पावरफुल संघ के लीडर्स है वो सब महाराष्ट्रियन है, क्यों ऐसा हम चलाएंगे इस तरह का पब्लिकली कभी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। मगर इनर सोर्सेस से वो हमको बता रहे हैं कि ये पूरा मामला उन्होंने किया था। और उसी समय काफी सारे ऐसे पत्रिकाएं बाहर निकाली जाती थी कि इनर जो क्या क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है और संघ में क्या रहा है। तो उसी समय ये पत्रिका सभी महाराष्ट्र में छपती थी पत्रिका, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। जी, तो मतलब कि ये था अब तक की जो बात हुई उसका अगर मैं सार निचोड़ने की कोशिश करूं तो दोस्तों बात ये हो रही है, अब तक हुई है कि संघ ने एक अकाल में गायों को चारा खिलाने के लिए एक जमीन
संघ को मिली अराउंड 86 में, और उस जमीन में पहले जो कुछ साल, क्योंकि हमारे यहाँ 3 साल बड़ा अकाल पड़ा सौराष्ट्र में, मेरे ख्याल से 86, 87, 88 शायद 3 साल लगातार पड़ा था मुझे। 85, हाँ 86, 87, हाँ 3 साल। और मुझे पता है कि राजकोट भी जो है, मतलब गुड्स ट्रेन के जो टैंकर थे उसमें पानी भर के राजकोट तक पानी पहुंचाया जाता था। अमर सिंह चौधरी साहब की सरकार थी, और उस दौरान जो जमीन मिली, उस जमीन का बाद में फिर संघ ने कहा, वो जो हमारे एक जाने माने यहाँ के एक व्यापारी थे जिनको हेरिटेज कार कलेक्शन का बड़ा शौक था, हम नाम नहीं लेंगे इनका अभी, लेकिन उनको शौक संस्कार धाम, हाँ ये संस्कार धाम का मैप है अहमदाबाद का। हाँ जी हाँ, और ये संस्था है। यस, वो संस्था है, ये वो संस्था है। तो उस इसमें संस्था, हाँ मयूर जी, इसमें क्या हुआ कि स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाई गई है, काफी सारी बड़ी इंस्टीट्यूट बनाई गई। और दूसरी बात यह है कि अनंत यूनिवर्सिटी करके वहां पे एक यूनिवर्सिटी का अलग एक प्लॉट भी दिया गया है, वो हमारे अंबानी साहब की है जी, जो उनके सुपुत्र है उनके नाम से होने वाली है वो। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इतनी बड़ी जमीन उनको दान में मिली, और उस जमीन पर भी जो है एक शिक्षा संकुल बनाने की बात कही गई संघ के द्वारा, जो वो उस बड़े व्यापारी ने कबूल कर ली और जमीन दान में दे दी। उसके बाद वो शिक्षा संकुल संभालने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी साहब को संघ के द्वारा दी गई, और मोदी साहब ने अपना एक अलग सा संघ बनाने की कोशिश उस संस्कार धाम के जरिए, उस जमीन का, उस इंस्टीट्यूट का उपयोग करते हुए की, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, तो वो करता धरता संवारता सब कुछ वही थे मोदी साहब। और उस संस्थान को पहले भी वो संभालते थे, आज भी शायद, मतलब सीधे तौर पे नहीं, लेकिन वो उन्हीं के इशारों पे या उन्हीं के सूचना पे चलता है। आज तो खैर देश की सभी संस्थाएं चलती है उनके इशारों पे, लेकिन वो गुजरात के बाहर भी जब भेजे गए तब भी इस संस्था का संचालन इन्होंने नहीं छोड़ा था, वो लगाम उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। और उस संस्था का उपयोग करते हुए उन्होंने संघ में 2 धड़े करने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो ऐसा संघ चाहते थे जो पूरी तरह से उनको, मतलब कि नरेंद्र मोदी को समर्थन करे, और अगर जो कोई विरोध करता है तो मोदी साहब ने सोचा कि ऐसे लोगों को संघ से जो है बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए, या तो उनका करियर जो है खत्म कर दिया जाए। तो ये जो कुछ शुरू हुआ, संघ में भी विघटन करने की जो पूरी उनकी जो योजना शुरू हुई, वो संस्कार धाम से हुई। और फिर जैसे दिलीप भाई ने कहा कि 80 का अंत, 80s के दशक का अंत, और फिर 90 का पूरा दशक, और उसमें आप 98 आते आते तो बोल दिया गया उनको कि भैया आप निकलो यहाँ से, और संजय जोशी को भेजा गया। और संजय जोशी को जब भेजा गया तो उसके बाद मोदी साहब को लगा कि शायद गुजरात में अब मैं कभी शायद वापस जो है पॉलिटिकली कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा शायद अस्तित्व गुजरात में पॉलिटिकली खत्म होगा। तो उन्होंने संस्कार धाम का भी उपयोग करते हुए, वो यहाँ आते थे तो उनको, मतलब यहाँ से एक तरह से निष्कासित थे पार्टी और संघ को लेकर, तो संस्कार धाम में ही रहते थे। और संस्कार धाम में रहते हुए भी जो उनको गतिविधियां करनी थी, केशु भाई को नीचा दिखाने की, उनकी सरकार को नीचा दिखाने की, वो सब करते थे। आनंदीबेन पटेल उस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर थी, वो कैबिनेट में रह के कैबिनेट में क्या हो रहा है उसकी बातें, ये सब लोग बताते हैं कि वो मोदी साहब को बताती थी। और अमित शाह जो बाहरी संगठन में जो हो रहा है बीजेपी के, उसकी जानकारी पूरी तरह से जो है वो मोदी साहब को देते थे। और जैसे दिलीप भाई ने कहा कि हरेन पंड्या बड़े चौकन्ना थे, तो हरेन पंड्या उस समय आईबी जो है उसकी वॉच लगा के बैठते थे नरेंद्र भाई पे कि भाई ये क्या खुराफात कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा था, और यहीं से जो है मोदी साहब ने एक अपना खुद का संघ में भी अपना संघ कैसा हो, और उनमें कौन लोग हो जो उनके वफादार हो, उनके चेले हो, उनको पूरी तरह से समर्थन करते हो, ये काम करने की शुरुआत उन्होंने तब से की। और उसके बाद तो लगातार बढ़ता गया। सत्ता में आने के बाद मोदी साहब ने, जैसे दिलीप भाई ने कहा, कि फिर हर एक उन संस्थाओं का एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि खत्म सा कर दिया, उन सब संस्थाओं को जो जिनका साथ और सहारा लेके वो
गुजरात दंगे और दंगों के बाद के चुनाव में जीते थे, लेकिन 2002 के चुनाव के जीतने के बाद 2007 का चुनाव आते आते तक वो सब जो हैं उनको बिल्कुल मृत प्राय कर दिया। वीएचपी, बजरंग दल, एक नाम हुआ करता था वो हरेश पटका, बड़ी बड़ी मूंछों वाले हुआ करते थे, है ना, और ये वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया, गोवर्धन झड़फिया और सभी पाटीदार बड़े बड़े नेता, उन सबको 5 साल में मोदी साहब ने विदिन द पार्टी ठिकाने लगाया। और उसी 5 साल में संजय जोशी की जो तथाकथित एक सीडी सर्कुलेट की गई मुंबई के अधिवेशन में, वो भी इसी 5 साल में। तो पहले 5 साल में मोदी साहब ने संघ को अपने कब्जे में लाने की और अपने पार्टी में जो विरोधी थे उन सबको ठिकाने लगाने की वो पूरी योजना बनाई भी और उसका अमलीकरण भी किया और वो सफल भी रहे। तो ये मुझे लगता है कि आज की बातचीत का पूरा एक ये था, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब ये बात आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, लिंक को शेयर करें, और ये चैनल आप ही का है, मंच आप ही का, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। दिलीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी रोचक जानकारी दी आपने। आपका बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।